रात का समय था। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आग जल रही थी। दूर दूर तक फैले खेतों के बीच ठंडी हवा चल रही थी और झींगुरों की आवाजें पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। आरव अपने 4 दोस्तों कबीर, निखिल, रोहन और आदित्य के साथ कई सालों बाद अपने गांव घूमने आया था। सभी लोग आग के चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तभी कबीर हंसते हुए बोला, यार गांव की रात का मजा ही अलग है। बस अगर अब कोई डरावनी कहानी सुनने को मिल जाए तो मजा आ जाए। निखिल मुस्कुराया, हाँ, लेकिन इंटरनेट वाली नहीं। किसी के साथ सच में हुई हो ऐसी कहानी। तभी रोहन ने आरव की तरफ देखा। वैसे आरव, तू तो हॉस्टल में रहता था ना, तेरे साथ कभी कुछ अजीब हुआ था क्या? कुछ पल के लिए आरव चुप हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने आग की लपटों को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। यह सब मेरे साथ हुआ था कई साल पहले, जब मैं पहली बार कॉलेज के हॉस्टल में रहने गया था। चारों दोस्त अब पूरी तरह उसकी बात सुनने लगे। आरव ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, यार, रूम नंबर 111 कहां है? पूरा हॉस्टल घूम लिया लेकिन मिल ही नहीं रहा। पास खड़े एक लड़के ने मेरी तरफ देखा। लगता है नए हो हॉस्टल में। हाँ, आज ही आया हूं। ओह, वो रूम अब बंद है। उसे 5वें फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है। मैंने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ने लगा। तभी उसने पीछे से आवाज लगाई, और सुनो, तुम्हारे रूममेट्स थोड़े टेढ़े हैं। रैगिंग से बचकर रहना। रैगिंग का नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं पहली बार गांव से बाहर पढ़ने आया था। कमरे में पहुंचकर मैंने बैग रखा और थकान की वजह से बेड पर लेट गया। पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे जोर जोर से हिला रहा हो। अचानक किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं घबरा कर उठ बैठा। मेरे सामने 3 सीनियर खड़े थे, विक्की, जतिन और राकेश। अरे वाह, नए आए हो और आते ही गहरी नींद भी शुरू हो गई। लगता है अभी तक किसी ने तुम्हें हॉस्टल के नियम नहीं बताए। सीनियर्स से मिले बिना सीधे सोने चले गए। मैंने हाथ जोड़ लिए। सॉरी भाई, मैं बहुत थक गया था। माफी मांगने से बात खत्म नहीं होगी, कुछ करना पड़ेगा। 4थे फ्लोर पर रूम नंबर 167 के बगल में एक बंद कमरा है। कभी उसे रूम 168 कहा जाता था। अब वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं कई साल पहले वहां एक छात्र की मौत हुई थी। उसके बाद से उस कमरे को बंद कर दिया गया। अगर खुद को बहादुर समझते हो तो वहां 10 मिनट अकेले बिताकर दिखाओ। मैंने मना करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, 2 ही रास्ते हैं, या तो उस कमरे में जाओ या फिर आज की रात हमारे साथ जागते रहो। आखिरकार मुझे मानना पड़ा। रात के ठीक 2 बजे मैं पुराने फ्लोर की तरफ बढ़ा। कॉरिडोर में अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों का पेंट उखड़ चुका था। हवा के साथ खिड़कियां अपने आप हिल रही थी। मैं धीरे धीरे उस कमरे के सामने पहुंचा। मैंने कांपते हाथों से ताले में चाबी डाली। धातु की चरमराहट पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ांत की बदबू का तेज झोंका आया। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। कमरे के अंदर धूल जमी हुई थी। एक टूटी हुई कुर्सी और सामने दीवार पर लगा एक पुराना आईना दिखाई दे रहा था। पहले तो मुझे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ आईने में खड़ा इंसान मेरी हरकतों की नकल नहीं कर रहा था। मैं जम गया। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, लेकिन आईने वाली आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। फिर वो मुस्कुराने लगी। मैं घबराकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और फिर आईने के अंदर की आकृति धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। मैं डर के मारे चीख पड़ा। उसी समय बाहर छिपे विक्की, जतिन और राकेश हंसते हुए अंदर आ गए, लेकिन उनकी हंसी तुरंत गायब हो गई, क्योंकि कमरे में हम चारों के अलावा एक 5वीं परछाई खड़ी थी। सफेद चेहरा, काली आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंदर से चीखें गूंजने लगीं। जब दरवाजा दोबारा खुला तो मैं अकेला खड़ा था। विक्की, जतिन और राकेश गायब थे।
कबीर ने पूछा। फिर उनका क्या हुआ? 3 दिन बाद उनकी लाशें हॉस्टल के अलग अलग हिस्सों में मिली थी।